अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम पिछली वीडियो से कंटिन्यू करेंगे जहां हमने बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन को डिस्कस किया था, बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन को, और एक मिसाल लेके हमने मुख्तलिफ कारोबारी ट्रांजैक्शन को बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन में रिकॉर्ड किया था। और उन 10 ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद हमारे पास जो सूरत हाल थी वो ये थी कि हमारे पास टोटल एसेट्स, बिज़नेस की टोटल रिसोर्सेज जो थी वो $18,050 की थी। और ये टोटल एसेट्स जो थे, ये जो रिसोर्सेज थी, इनकी जो सोर्सेज हैं कि इनकी जो दावेदार हैं, उसमें हमने देख रखा था कि 1600 रुपये के दावेदार जो थे वो हमारे पास जो है वो कर्ज ख्वाह थे, और बाकी जो दावा था वो ओनर का था। और जैसे कि हमने रिकॉर्डिंग में देखा था कि ओनर का पूरा दावा जो है ये एक्चुअली इन 4 चीज़ों से मिलके बना था। कि ओनर के दावे में कुछ दावा तो इसलिए था कि ओनर घर से पैसे ला के उसने बिज़नेस में सरमाया लगाया था, और ये दावा कम हो गया था उन पैसों से जो वो घर पे वापस ले गया था। कुछ दावा उसका बढ़ा था बिज़नेस की आमदनी की वजह से, और दावा उसका कम हुआ था बिज़नेस के खर्चों की वजह से। जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगर हम रिकॉल करें कि जो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन थी जिसको हमने स्टार्ट किया था, तो हमने कहा था रिसोर्सेज इज इक्वल टू सोर्सेज। और इस रिसोर्सेज इज इक्वल टू सोर्सेज को हमने आगे जब इसको ज़्यादा अमली शक्ल दी थी, तो हमने इस आर इज इक्वल टू एस को फिर हमने कहा था कि रिसोर्सेज को अकाउंटिंग में एसेट्स कहते हैं, और सोर्सेज दो तरह की होती हैं, दावे दो तरह के होते हैं। बाहर वालों के दावे को हम लायबिलिटीज़ कहते हैं, उसको एल से शो किया है, और जो ओनर्स के दावे हैं उनको हम ओनर इक्विटी कहते हैं, उसको ई से शो किया है। तो ये हमारी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन थी। लेकिन फिर बाद में जब हमने ये सारे इस मिसाल में इस सारे मॉडल के अंदर हमने रिकॉर्ड किया, तो हमने देखा कि जो ओनर इक्विटी है उसको मज़ीद 4 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। वैसे तो असेट को भी बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत सारे हिस्से फिक्स नहीं है, ये उसूली हिस्से नहीं है, बल्कि ये एसेट जो है, ये अगर हम गाड़ी लेंगे तो व्हीकल्स का एक और एसेट आ जाएगा, अगर हम फर्नीचर लेंगे तो फर्नीचर का एक और एसेट आ जाएगा। तो ये ज़रूरत के तहत क्रिएट किए गए। लेकिन ओनर इक्विटी के अंदर ये जो 4 चीज़ें हैं, ये उसूली तौर पे 4 चीज़ें ही हैं, ये 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती। या तो ओनर इक्विटी जो है वो कैपिटल से बढ़ेगी और ड्राइंग से कम होगी, या रेवेन्यू से बढ़ेगी और एक्सपेंसेस से कम होगी। तो फिर इस बेसिक अकाउंट इक्वेशन को अगर हम ओनर्स इक्विटी को जो है उसके 4 हिस्सों में तोड़ें, तो हम कह सकते हैं कि ओनर इक्विटी के जो 4 हिस्से हैं वो ये हैं कि कैपिटल, दैट इज कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। चूँकि इक्विटी के लिए यूज़ हुआ था तो एक्सपेंस के लिए हमने EX यूज़ किया है, और ये कोई स्टैंडर्ड एब्रिविएशन नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो अब हमारी जो बेसिक अकाउंट इक्वेशन बनी हुई है, बनी कि एसेट जो है वो बराबर होते हैं लायबिलिटीज़ के, प्लस कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। और ये जो 6 हैं, ये 6 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं। तो वी कैन से दैट दीज 6 आर एक्चुअली टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आप जब भी अकाउंटिंग की किताबों में पढ़ेंगे कि अकाउंट की कितनी टाइप्स होती हैं, तो आप देखेंगे कि अकाउंटिंग की कमोबेश यही 6 टाइप्स मिलेंगी। बाज़ दफ़ा कैपिटल और ड्राइंग को कंबाइन करके कैपिटल कह दिया जाता है, तो 5 टाइप्स भी कह दी जाती हैं। लेकिन अक्सर किताबों में आपको मिलेगा कि अकाउंट्स की 6 टाइप्स होती हैं। अकाउंट्स या तो एसेट होते हैं, अकाउंटिंग की टाइप्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम अकाउंट्स की टाइप्स की बात कर रहे हैं। अकाउंटिंग के अंदर जो अकाउंट्स हम बना रहे हैं, जो कॉलम्स हम बना रहे हैं, वो या तो एसेट्स होंगे, या वो लायबिलिटीज़ होंगी, या वो कैपिटल होंगी, या ड्राइंग्स होंगी, या रेवेन्यू होंगी, या एक्सपेंस होंगी। और अब हमें पता है कि कैपिटल, ड्राइंग, रेवेन्यू और एक्सपेंस जो है ये असल में ओनर इक्विटी ही की मुख्तलिफ शक्लें हैं। अब इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा और गौर से देखें कि अब साल के एंड पे इस वीडियो का जो असल उन्वान है वो ये है कि रिकॉर्डिंग के बाद कम्युनिकेशन तक कैसे आए। अकाउंटिंग की डेफिनेशन में था आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग। तो कम्युनिकेशन में आने के लिए हम ये पूरा रिकॉर्ड जो है ये तो कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ये पूरा रिकॉर्ड उठा के, ये 10 ट्रांजेक्शन है, आप सोचें एक बिजनेस के अंदर जिसके अंदर 10,000 ट्रांजेक्शन होंगी, उसके अंदर ये रिकॉर्ड और बड़ा होगा, लाखों ट्रांजेक्शन भी हो सकती हैं। तो अगर 1 साल का रिकॉर्ड मुझे बताना है या 1 महीने का रिकॉर्ड मुझे आगे बताना है, तो इस पूरे रिकॉर्ड को अगर मैं उठा के अपने मैनेजर को या टैक्स वालों को दे दूँ, तो इससे कोई खातिर ख्वाह मकसद हल नहीं होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी कि उसमें से मकसद की इन्फॉर्मेशन निकालना मुश्किल होगा। तो फिर इसके हम कम्युनिकेटिंग के लिए इसके खुलासे बनाते हैं। तो जो खुलासे बनाते हैं वो इसी बेसिक अकाउंट इक्वेशन से निकलते हैं। जो पहला खुलासा बनता है उसको हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, और ये जो खुलासा बनता है, इन तमाम खुलासों को मजमूई तौर पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहा जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये वो रिपोर्ट्स होती हैं जो बिज़नेस के एंड पे, कारोबार के हर पीरियड के एंड पे बनती हैं, और उसमें जो पहला खुलासा बनता है उसको इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। और उस इनकम स्टेटमेंट में कुछ नहीं होता, आप सिर्फ इस अकाउंटिंग इक्वेशन में से 2 चीज़ों को अगर निकाल लें और उसका खुलासा बना लें, तो वो रिपोर्ट जो बनती है वो इनकम स्टेटमेंट कहलाती है। और वो 2 चीज़ें कौन-सी हैं? वो है रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस। ये ई एक्सपेंसेस के लिए है, ठीक है? तो इसको EX समझिए, ई ना समझिए। इसको मैं
मज़ीद थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ कि ये एक्चुअली एक्स है, एक्सपेंसेस है। तो बात ये है कि रेवेन्यू और एक्सपेंस अगर हम एक रिपोर्ट में जमा कर लें तो क्या आएगा, कारोबार का मुनाफा आ जाएगा, क्योंकि कारोबार में के अंदर जितनी आमदनी हुई है वो रेवेन्यू की शक्ल में मौजूद है, यानी उनको हमने रेवेन्यू में रिकॉर्ड किया है, और जितने खर्चे हुए हैं उनको हमने एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड किया है। तो अगर रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दें तो हमारे पास कारोबार की आमदनी आ जाएगी। तो जो इनकम स्टेटमेंट की रिपोर्ट है वो क्या बताती है, वो असल में कारोबार की आमदनी बता रही होती है कि इस कारोबार में कुल आमदनी इस पीरियड में कितनी हुई है। हमेशा इनकम स्टेटमेंट किसी पीरियड के लिए बनता है, किसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनता है। उमूमन इनकम स्टेटमेंट जो है वो 1 साल के लिए बनते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कंपनीज़ ऑर्डिनेंस की, कंपनीज़ एक्ट जो अभी नया कंपनीज़ एक्ट है, वो कंपनीज़ के लिए जो है वो क्वार्टरली है कि हर 3 महीने में जो है कंपनीज़ को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना ज़रूरी है। तो वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे वो इनकम स्टेटमेंट होंगे, और ये इनकम स्टेटमेंट हम देखते हैं कि इस एग्ज़ाम्पल का जो हमने देखी थी, इसका इनकम स्टेटमेंट कैसा है। तो अगर इसका इनकम स्टेटमेंट हमें बनाना हो तो सिंपल सी बात है कि हमें एक तरफ रेवेन्यूज़ दिखाने पड़ेंगे जो $4,700 के हैं, और उसमें से एक्सपेंसेस को माइनस करना पड़ेगा जो $1950 है। तो हमारे पास जो है इनकम स्टेटमेंट आ जाएगा। लेट्स सी कि वो इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाया है हमने। तो आप देखें यहाँ पे हमने सबसे पहले इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो हमने सबसे टॉप पे नाम दिया है वो कंपनी का नाम दिया है। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन ये कहती है कि अकाउंटिंग हमेशा किसी इदारे की होगी, किसी ऑर्गेनाइजेशन की होगी। तो सबसे टॉप पे हम कंपनी का नाम देते हैं। इसके बाद हमने इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम दिया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और भी हैं, लेकिन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये इनकम स्टेटमेंट है। और तीसरी लाइन में हमने ये बताया है कि ये इनकम स्टेटमेंट किस पीरियड का है। तो यहाँ हमने बताया कि फॉर द मंथ एंडेड सितंबर 30, 2010 की, ये उस महीने का है जो 30 सितंबर 2010 में ख़त्म हो रहा है, और ये महीने का है, एक महीने का है। ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं। जब भी आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो ये प्रोटोकॉल्स जो है ये ऑब्जर्व करने पड़ते हैं। जिस तरह के हम दूसरे प्रोटोकॉल्स जो है वो आपके फतवा लिखने में आप डिफरेंट प्रोटोकॉल्स ऑब्जर्व करते हैं कि शुरू में चंद मखसूस चीज़ें आपकी लिखी जाती हैं, इसी तरह यहाँ ये प्रोटोकॉल ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो यहाँ हमने बताया कि ये रेवेन्यू, तो रेवेन्यू की नौयत बता दी कि रेवेन्यू जो है वो सारा का सारा सर्विस रेवेन्यू है, $4,700। ठीक है। और अगर रेवेन्यू एक से ज़्यादा ज़राए से आ रहा होता तो शायद हम सर्विस रेवेन्यू के बाद सेल्स रेवेन्यू अलग होता, तो सेल्स रेवेन्यू भी लिख देते ताकि थोड़ा सा हमारा यूज़र इसकी तफसील जान ले। एक्सपेंसेस वैसे तो $1950 के थे जो यहाँ उन्होंने बता दिए हैं, लेकिन इस बात की आसानी के लिए कि हर पढ़ने वाला अच्छी तरह से समझ ले कि $1950 में कौन कौन से खर्चे शामिल हैं। सैलरीज एक्सपेंस हमने अलग दिखा दिए हैं, 900-600 रुपये। रेंट एक्सपेंस अलग दिखा दिया है, एडवर्टाइजिंग का अलग दिखा दिया है, यूटिलिटीज़ का अलग दिखा दिया है। तो अगर आप यहाँ देखें कि ये एक्सपेंसेस थे हमारे पास, और ये 4 एक्सपेंसेस जो थे इन चारों को अलग अलग दिखाया है। इससे ज़्यादा अमली तौर पे ज़्यादा अच्छी शक्ल ये होती है कि एक्सपेंसेस का एक कॉलम बनाने के बजाय हम हर एक्सपेंस का अलग अलग कॉलम बना लेते हैं। यानी आप सोचें कि ये जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है ये एक दफ़ा आया है, लेकिन अमली तौर पे हो सकता है एक महीने में एक दफ़ा ना आए, बल्कि एक महीने में 11 किस्म की एडवर्टाइजिंग हो और वो 11 दफ़ा आ रहा हो। इस तरह रेंट एक्सपेंस अगर साल की इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो रेंट हो सकता है 12 दफ़ा आए, और अगर आपकी 6 दुकानें हैं तो हो सकता है 12 मल्टीप्लाई बाई 6 72 दफ़ा रेंट आए। तो उसके लिए अमली तौर पे ज़्यादा अच्छी शक्ल ये होती है कि हम एक्सपेंसेस का एक अकाउंट बनाने के बजाय यहाँ पे हर एक्सपेंस का अलग अकाउंट बना लें। यानी हम नाम लिख लें रेंट एक्सपेंस, उसके अंदर रेंट लिखें, फिर आगे एक और एक्सपेंस का कॉलम बना लें, इंश्योरेंस एक्सपेंस, उसके अंदर तकाफुल लिख लें, उसके आगे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस वो अलग लिख लें, उसके आगे कोई और एक्सपेंस तो वो अलग लिख लें। तो अमली तौर पे इसकी शक्ल हो सकती है कि एक्सपेंस के लिए हम एक की जगह बहुत सारे कॉलम बना लें। इसी तरह रेवेन्यू के लिए भी, अगर आपकी रेवेन्यू एक से ज़्यादा तरह के हैं, आप 2-3 प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो हर प्रोडक्ट के अलग रेवेन्यू कॉलम बन सकता है। अगर आपकी सर्विस रेवेन्यू और रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स अलग-अलग हैं, तो उसके अलग-अलग कॉलम बन सकते हैं। कैपिटल के लिए भी अगर एक से ज़्यादा पार्टनर हैं, तो जितने पार्टनर हैं उतने कैपिटल अकाउंट बनेंगे। ड्राइंग्स के लिए भी एक से ज़्यादा पार्टनर हैं, तो जितने पार्टनर हैं उनके नाम के साथ उनके ड्राइंग्स के अकाउंट बनेंगे। और लायबिलिटीज़ के लिए भी हम देखेंगे कि अकाउंट्स पेबल अगर एक से ज़्यादा लोग हैं, हमने यहाँ दोनों लायबिलिटीज़ एक ही जगह रिकॉर्ड की थी, तो बहुत सारे कॉलम बन सकते हैं। तो ये एक उमूमी कमेंट है कि ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, इस स्ट्रक्चर में जितने चाहे ज़्यादा कॉलम हम डाल सकते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट हमने बनाया जिसमें हमने ₹2750 इनकम निकाल के दिखाई, और ये सारा डेटा कहाँ से आ रहा है? ये सारा डेटा हमारी इस स्लाइड से आ रहा है, रेवेन्यूज़ माइनस एक्सपेंसेस से। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इनकम स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और ये इनकम स्टेटमेंट, यही टर्म इनकम स्टेटमेंट जो है, ये इसकी जो कुछ थोड़ी-सी और मौजूदा आगे मॉडिफाइड वर्जन्स हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इनके मुख्तलिफ जुज़ियात मुख्तलिफ हैं जिसको हम आगे एडवांस लेवल पे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो आप अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट उठा के देख लें, तो वहाँ भी आपको इनकम स्टेटमेंट मिलेगा। आप किसी छोटी कंपनी की इनकम रिपोर्ट उठा के देख लें, वहाँ भी आपको इनकम स्टेटमेंट मिलेगा।
हमने जब क्लास में एक एक्टिविटी की थी तो वहाँ हमने मदरसे के तलबा के साथ, तो वहाँ हमने नेस्ले पाकिस्तान की जो इनकम स्टेटमेंट थी वो रिकॉर्ड की थी, जो है स्टडी की थी। इस तरह बाटा पाकिस्तान की इनकम स्टेटमेंट हमने रिकॉर्ड की थी। तो इनकम स्टेटमेंट एक ऐसी टर्म है कि आप किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट उठा के देख लें तो उसमें आपको इनकम स्टेटमेंट जो है वो ज़रूर मिलेगा, और इनकम स्टेटमेंट में कोई नई चीज़ नहीं होती। हो सकता है उन कंपनीज का इनकम स्टेटमेंट निस्बतन बड़ा हो, लेकिन उसके अंदर दो ही चीज़ें होती हैं, या तो रेवेन्यूज होंगे या एक्सपेंसेस होंगे। रेवेन्यूज चूँकि उनके ज़्यादा होते हैं तो रेवेन्यूज़ के लिए ज़्यादा लाइन्स होंगी, एक्सपेंसेस उनके ज़्यादा होते हैं तो एक्सपेंस के लिए ज़्यादा लाइन्स होंगी। फिर हम आगे और देखेंगे कि थोड़ा-सा हम इसको और ऑर्गेनाइज़ करते हैं, डेटा को ज़रा और अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट करने के लिए इसके डिफरेंट स्टेजेस बनाते हैं। तो वो इनकम स्टेटमेंट है, लेकिन बुनियादी तौर पे इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यूज़ माइनस एक्सपेंस होते हैं। तो अगर इनकम स्टेटमेंट में हम इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके इससे हमने प्रॉफिट या लॉस निकाला, तो अब बेसिक अकाउंट इक्वेशन की शक्ल क्या हो जाएगी हमारे पास? वो शक्ल हो जाएगी एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल माइनस ड्राइंग टू एज इट इज है, लेकिन इन दोनों को कंबाइन करके अब हमारे पास एक फिगर आ गई, वो है प्रॉफिट या लॉस। तो ये प्रॉफिट और लॉस आ गई। तो अब इस वर्जन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन को हम आगे लेके चलते हैं और इससे हम सेकंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये वर्जन था हमारा पिछला कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस ये और है, ठीक है, क्योंकि इसकी जगह रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस था, लेकिन रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस को हमने इनकम स्टेटमेंट में सम अप करके उससे एक फिगर हमने निकाल ली है जो कि प्रॉफिट या लॉस है। अब जो दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है वो भी लॉजिकली हम ड्राइव कर सकते हैं। वो दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ये बनता है कि हम ये बताते हैं कि इन एसेट्स में ओनर का कितना प्रोपोर्शन है, ओनर का टोटल दावा कितना है। तो ओनर का जो दावा है वो हमें पता है कि वो कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस होता है। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस प्रॉफिट और लॉस की शक्ल इख्तियार कर चुका है इस वक्त इनकम स्टेटमेंट बनने के बाद। तो अब हम अगले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अगले खुलासे में, अगली रिपोर्ट में हम इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करके बताएंगे कि इस वक्त ओनर का दावा इस बिजनेस के अंदर कितना है। और ऑफ कोर्स आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, एक अहम मालूमात है जो कि हर बिज़नेस के एंड पे बतानी चाहिए आपको कि इस बिज़नेस के अंदर ओनर का कुल हिस्सा कितना पड़ा हुआ है, और वो कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस प्रॉफिट। तो इस एग्जांपल के लिए अगर हम इसको देखें तो आपको पता है कि यहाँ से हम इनकम तो एक निकाल चुके हैं, एक प्रॉफिट की फिगर निकाल चुके हैं। इस प्रॉफिट की फिगर को हम इस कैपिटल में ऐड कर दें, उसमें से ड्राइंग माइनस कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा कि ओनर का कितना पैसा पड़ा हुआ है। ये हम कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर एक रिपोर्ट के फॉर्म में किया जाए तो वो कुछ इस तरह से होगा। इनकम स्टेटमेंट में हमारा प्रॉफिट था, यहाँ से हमने कंपनी का नाम लिखा, वही हमने स्टेटमेंट का नाम लिखा, ओनर सिक्योरिटी स्टेटमेंट, इसके नीचे हमने पीरियड लिखा। ये 3 प्रोटोकॉल्स हमने ऑब्जर्व किए और इसके बाद हमने 3 चीज़ों को ऐड किया। पहले हमने कहा कि जी हमारा कैपिटल कितना है, इसके बाद फिर हमने कहा कि इस कैपिटल में हमने प्रॉफिट को ऐड किया, जैसे कि हमने इक्वेशन में देखा, और इसमें से हमने ड्राइंग्स को माइनस किया। लेस का मतलब है कि हम माइनस कर रहे हैं, ड्राइंग्स को माइनस किया। तो इससे हमारे पास आ गया कि हमारी टोटल ओनर इक्विटी कितनी है। ये वही ओनर इक्विटी है जो उन 4 चीज़ों को प्लस माइनस करके हम वहाँ उस रिकॉर्ड से भी कैलकुलेटर पे निकाल सकते थे। लेकिन इसको जब हमने रिपोर्ट की शक्ल दी तो ये ओनर इक्विटी स्टेटमेंट कहलाया, और इसमें हमने ये भी बता दिया कि जी हमारा कैपिटल शुरू में कितना था और इसके बाद नया कैपिटल कितना आया। तो ज़ीरो से हमने स्टार्ट किया क्योंकि कारोबार शुरू किया था। जब अगला पीरियड आएगा और अगले पीरियड में जब हम यही स्टेटमेंट बनाएंगे तो हमारा कैपिटल एट स्टार्ट जो है वो ये वाला होगा कि हमने 16,450 पिछले महीने के कैपिटल से स्टार्ट किया अगले पीरियड के लिए, और उसके बाद उसमें कुछ नया कैपिटल होगा तो वो ऐड होगा, उसके अंदर प्रॉफिट होगा तो वो ऐड होगा, और उसके अंदर ड्राइंग्स होंगी वो माइनस होगी। तो ये एक फिगर आने के बाद इसको हम कहते हैं कि दिस इज द न्यू कैपिटल और अपडेटेड ओनर्स इक्विटी। अब अगले महीने के लिए हमारे ओनर का कितना सरमाया लगा हुआ है कुल इस कारोबार के अंदर, हम कहेंगे 16,450 लगे हुए हैं। तो इसका मतलब हम अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन को ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से कि जब इन तीनों को कंबाइन करके हमने एक फिगर निकाल ली तो उसको हम कह देते हैं कि ये हमारा अपडेटेड कैपिटल है, न्यू कैपिटल है, न्यू ओनर्स इक्विटी है। टोटल ओनर्स इक्विटी की शक्ल में उसको हमने कैपिटल की कॉलम में ट्रांसफर कर दिया। तो अब हमारी इक्वेशन दोबारा बन गई, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल की शक्ल में आ गई, अपडेटेड कैपिटल। इस तीसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्चुअली इसी इक्वेशन को शो करना है कि आप अगर एक तरफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के लोगों को ये बता दें कि आपके पास एसेट्स कौन कौन से हैं, यानी हमें पूरी डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये सारे एसेट्स हमारे पास कब आए, कितने आए, कैसे आए। अगर पूरी डिटेल बतानी होगी तो फिर तो सारा रिकॉर्ड देना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं सिर्फ ये बता दूँ अपने ओनर्स को कि ये मेरे सारे एसेट्स हैं, और फिर बता दूं कि इन एसेट्स में से बाहर वालों का दावा कितना है और हमारे ओनर का दावा कितना है। ओनर का एक दावे की एक फिगर हम पिछले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में निकाल चुके हैं, $16,450। तो अगर ये शक्ल हम अपने यूजर्स के सामने रख दें तो वो इस इक्वेशन में कुछ इस फॉर्म में होगी कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। एक साइड पे एसेट दिखा दें, दूसरी साइड पे लायबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी दिखा दें, कैपिटल दिखा दें, तो दोनों साइड बराबर आनी चाहिए क्योंकि हम इसी इक्वेशन को लेके चले थे। इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बैलेंस शीट कहा जाता है।
तो आप देखें कि बैलेंस शीट के अंदर अगेन हमने कंपनी का नाम ऊपर लिखा, फिर हमने बैलेंस शीट लिखा। बैलेंस शीट का अगेन जो नया नाम है, पिछले तकरीबन 12-15 साल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो काफ़ी रिवाइज हुए हैं और इसमें काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। तो जो नया नाम है इसका वो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो एक है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, या स्टेटमेंट ऑफ इनकम, या प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, या इनकम स्टेटमेंट, ये सारे इनकम स्टेटमेंट के नाम है। स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी स्टेटमेंट, या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये सारे ओनर्स इक्विटी स्टेटमेंट के नाम है। और बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये बैलेंस शीट के नाम है। तो बैलेंस शीट में हमने क्या बताया, यहाँ हमने बताया कि जी बैलेंस शीट किस डेट में बनाई जा रही है, ये सितंबर 30 पे बनाई जा रही है। इसके अंदर कौन कौन से एसेट्स हमारे पास हैं। एक तरफ हमने एसेट्स बता दिए, जो जो कॉलम्स थे उनके टोटल्स बता दिए, और हमने कहा कि हमारे टोटल एसेट $18,050 के हैं। और इन पे दावा किसका है, दो लोगों का दावा है, या तो लाइबिलिटीज़ का दावा है। तो हमने कहा कि ये लाइबिलिटीज़ में हमारे पास अकाउंट्स पेबल है, और लाइबिलिटीज़ के अलावा हमारे पास ओनर्स इक्विटी है। ओनर्स इक्विटी में हमारे पास टोटल लाइबिलिटीज़ एंड टोटल ओनर्स इक्विटी जो है, जो ओनर्स इक्विटी में जो कैपिटल है हमारे पास वो 16,450 का है। हमने इसके जुजियात नहीं बताए, हमने रेवेन्यू, एक्सपेंस, ड्राइंग्स, कैपिटल अलग नहीं बताया, क्योंकि ये चीज़ें अलग पहले ही शो हो चुकी हैं। असल में इस फिगर को हमने कैरी फॉरवर्ड किया है, यहाँ से उठा के यहाँ नए कैपिटल के तौर पे हमने शो कर दिया है। तो ये हमारी जो है 18,050 बराबर है, ये बैलेंस शीट है। ये बैलेंस शीट आपको हर कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में मिलेगी। आप आईसीआई की इनकम स्टेटमेंट उठा के देखें, आप यूएस की प्रॉक्टर एंड गैम्बल की इनकम स्टेटमेंट उठा के देखें, आप किसी बड़ी से बड़ी कंपनी और छोटी से छोटी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट उठा के देखें, तो वहाँ आपको उस एनुअल रिपोर्ट में इनकम स्टेटमेंट, ओनर्स इक्विटी स्टेटमेंट, जिसको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी कहा जाता है, और बैलेंस शीट, ये तीन चीज़ें आपको लाजमन मिलेंगी। और एक चौथा फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी होता है जिसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं, और उसके अलावा उसके नोट्स भी होते हैं जिसके अंदर डिटेल्स होती हैं। इन तमाम चीज़ों को हम आगे स्टडी करेंगे। तो आई एज्यूम कि अब आपसे अगर पूछा जाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने होते हैं, तो आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप बता सकें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुनियादी तौर पे जो है वो 4 होते हैं। पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो इनकम स्टेटमेंट है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहा जाता है। इसका जो जदीद नाम है वो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, जिसकी कुछ जुज़ियात मुख्तलिफ हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ओनर्स इक्विटी स्टेटमेंट है, इसको कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट के अंदर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कहा जाता है। तीसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बैलेंस शीट है, इसका नया नाम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। और चौथा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है, जिसको मैं अभी डिस्कस करना नहीं चाह रहा क्योंकि अभी इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और पांचवा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर हम टेक्निकली बात करें तो वो नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, कि इन तमाम की जो तफसीलात होती हैं उनको नोट्स कहा जाता है। तो ये 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये आपको अकाउंटिंग की हर स्टैंडर्ड के अंदर नज़र आएँगे, अकाउंटिंग के हर लिटरेचर के अंदर नज़र आएँगे, अकाउंटिंग की हर बुक के अंदर नज़र आएँगे, अकाउंटिंग की हर एनुअल रिपोर्ट के अंदर नज़र आएँगे। और हमने देखा कि इसके अंदर कोई नई चीज़ नहीं है। अगर बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन को, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, अगर बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको, तो आप आसानी से उससे अकाउंटिंग इक्वेशन जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इससे आगे की बात करेंगे।